हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित पथ के साथी के बारे में। तो पथ के साथी जो आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया गया है, इसके अतिरिक्त अगर किसी और भी सिलेबस में आपका ये टॉपिक दिया गया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उन्हीं का कलेक्शन जो है, उन्हीं का संग्रह जो है मैं लेके आई हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पथ के साथी इसकी लेखिका कौन है। ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। और दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि इसकी विधा क्या है, तो ये उनके द्वारा रचित एक संस्मरण है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1956 ईस्वी। अब इसकी विषय वस्तु क्या है, किस चीज पर आधारित है, तो देखिए पथ के साथी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखे गए संस्मरणों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। तो इसमें जो है इन्होंने उनके समकालीन जो भी रचनाकार थे, अगर बात की जाए तो देखिए महादेवी वर्मा जी जो है छायावादी युग की है। तो छायावादी युग के जो कवि हैं या कवित्री हैं जो उनके साथ उस समय रचनाएं कर रहे थे, जिनसे उनका संपर्क है। देखिए पथ के साथी यानी पथ क्या होता है, रास्ता। तो रास्ते में उनके साथी, अब जैसे कोई भी आदमी अगर कहीं जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनके साथ स्कूल में पढ़ने वाले उनके साथी होते हैं, दोस्त होते हैं। तो उनके बारे में जैसे चीजें आप लिखेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ लिखे, तो आप उनके बारे में उसके साथ कैसा आपका रिश्ता है, कैसे आप व्यवहार, वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, या आपको उनसे मिलके कैसा लगा, तो यही सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे ही महादेवी वर्मा जी के जो समकालीन रचनाकार थे जिनसे उनका संपर्क रहा, और उनसे किस प्रकार की इनकी दोस्ती या मित्रता, या किस प्रकार से जो है उनसे मिलकर वो कितनी प्रभावित हुई, तो यही सब चीजें जो है इसमें आपको देखने को मिलती है। तो उनके समकालीन रचनाकारों का इसमें चित्रण किया गया है। जिस सम्मान और आत्मीयता पूर्ण ढंग से उन्होंने इन साहित्यकारों का जीवन दर्शन और स्वभावगत महानता को स्थापित किया है, वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पथ के साथी में संस्मरण भी है और महादेवी वर्मा द्वारा पढ़े गए कवियों के जीवन पृष्ठ भी। तो एक तो उन्होंने जो उन कवियों के बारे में पढ़ा, उनसे जाना, उनका जिक्र भी उन्होंने किया है, और एक संस्मरण भी है कि उनसे मिले हुए उनको जब उन्होंने देखा तो क्या क्या हुआ। उन्होंने एक और साहित्य की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का काव्यात्मक उल्लेख किया है, और दूसरी ओर उनके समग्र जीवन को परखने का प्रयत्न भी किया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपके लिए देखिए प्रश्न आप पूछते हैं कि बार बार कि हम इस पे प्रश्न भी बनाते चले जाएं, तो प्रश्न भी आपको अब मिलेंगे। जैसे कि इसकी परीक्षा की तिथि बढ़ गई है, तो यहाँ पे आपको प्रश्नों का भी मिल जाएगा संग्रह। लेकिन प्रश्न यहाँ पर मैं साथ साथ बताती चली जाती हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पे इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। अगला आ जाता है कि देखिए पथ के साथी में कितने संस्मरण है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कुल 7 संस्मरण है। ठीक है, कौन कौन से 7 संस्मरण है या किस किस के बारे में इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें 2 शब्द दिए गए हैं। चलिए इन सबको छोड़िए, मेन जो चीज है वो संस्मरण कौन से है, तो देखिए पहला है प्रणाम। तो पहला है प्रणाम नाम से, जो उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में लिखा है। अगला है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सिया राम शरण गुप्त। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे इनके समकालीन यानी छायावादी और जी राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा जो थी उसी समय छायावादोत्तर में जो आ जाती थी, उसके अंतर्गत ये जो कवि हैं वो आ जाते हैं। बाकी छायावादी कवियों में आप देख सकते हैं कि ये सारे ही आते हैं। तो इनसे इनका संपर्क किस प्रकार का रहा, इनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि अनुक्रम में आपने देखा कि 2 शब्द हैं, तो चलिए इसमें क्या है। साहित्यकार की साहित्यिक सृष्टि का मूल्यांकन तो अनेक आगत अनागत युगों में हो सकता है, परंतु उसके जीवन की कसौटी उसका अपना युग ही रहेगा। पर यह कसौटी जितनी अकेली है उतनी निभ्रांत नहीं। देश काल की सीमा में आबद्ध जीवन न इतना असंग होता है कि अपने परिवेश और परिवेशियों से उसका कोई संघर्ष ना हो, और ना यह संघर्ष इतना तरल होता है कि उसके आघातों के चिन्ह ना शेष ना रहे।
एक कर्म विविध ही नहीं, विरोधी अनुभूतियां भी जगा सकता है। खेल का एक ही कर्म जीतने वाले के लिए सुखद और हारने वाले के लिए दुखद अनुभूतियों का कारण बन जाता है। यानी हर चीज का प्रभाव जो है हर आदमी पर अलग, हम कह सकते हैं किसी के लिए अच्छा होता है तो वहीं पे किसी के लिए ये चीज बुरी होती है। जो हमें प्रिय है वह हमारे हित के परिवेश में ही प्रिय है, और जो अप्रिय है वह हमारे अहित के परिवेश में ही अपनी स्थिति रखता है। यह अहित प्रत्यक्ष कर्म से सूक्ष्म भाव जगत तक फैला रह सकता है। हमारे दर्शन, साहित्य आदि विविध साधनों से प्राप्त संस्कार हमें अपने परिवेश के प्रति उदार बनाने का ही लक्ष्य रखते हैं, पर मनुष्य का अहम प्रायः उन साधनों से विद्रोह करता रहता है। अपने अंग्रेजों और सहयोगियों के संबंध में अपने आप को दूर रखकर कुछ कहना सहज नहीं होगा। मैंने साहस तो किया है, पर ऐसे स्मरण के लिए आवश्यक निर्लिप्तता या असंगतता मेरे लिए संभव नहीं। मेरी दृष्टि के सीमित शीशे में वे जैसे दिखाई देते हैं उसमें वे बहुत उज्जवल और विशाल हैं। इसे मानकर पढ़ने वाले ही उनके कुछ झलक पा सकेंगे। यहाँ पे लास्ट वाली पंक्तियां भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार जो है लास्ट वाली पंक्तियां भी उठा के आपसे प्रश्न पूछ देते हैं कि ये किससे लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा ये 2 शब्द जो है कहे गए हैं, और इसकी रचना का समय भी 1956 ईस्वी दिया गया है। पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के जीवन दर्शन को अपने रेखा चित्र का विषय बनाया है, जिसमें कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सिया राम शरण गुप्त जी है। इस संग्रह के पात्रों का संबंध समाज के शिक्षित वर्ग से है, परंतु इनमें से अधिकांश धनाभाव से पीड़ित हैं, अतः स्वयं अभावग्रस्त होने के कारण दूसरे का दुख अनुभव करने में समर्थ है। निराला की जीवन धारा से संबंधित रेखा चित्र इसका सुंदर उदाहरण है। लेकिन साहित्यकारों को साहित्य का विषय बनाना सरल भी है और दुष्कर भी। तो यहाँ इन्होंने साहित्यकारों के जो जीवन का, जो उनका जीने का तरीका था, या उनके जीवन में क्या विषाद, क्या दुख था, वो भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है। एक बार आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे शायद कवर कर पाना कठिन था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्नों का स्तर जो है बहुत अलग हो सकता है, या बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 जो हम कह सकते हैं व्यक्ति या 7 रचनाकारों का जो संस्मरण है या उनका जीवन चित्त है, जीवन चरित्र जो यहाँ दिया गया है, तो उसमें उनके जीवन में क्या क्या घटित है, इन सभी का जिक्र यहाँ किया गया है। यह समझने के लिए महादेवी वर्मा की पथ के साथी के भूमिका की ये पंक्तियां स्पष्ट है। साहित्यकार की साहित्यिक सृष्टि का मूल्यांकन तो अनेक आगत अनागत युगों में हो सकता है, परंतु उसके जीवन की कसौटी उसका अपना युग ही रहेगा। यह मित्र संवाद ही न होकर जीवन को प्रभावित करने वाले प्रेरणा स्रोत, ये मैंने पढ़ दिया था तो मैं यहाँ नहीं कहूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण दत्त पालीवाल ने जो है इस बात में कहा है कि महादेवी वर्मा के ये संस्मरण इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि अज्ञे जैसे रचनाकारों को स्मृति लेखा की ओर झुकना पड़ा। फिर पहले शीर्षक की बात कर ले कि प्रणाम शीर्षक में क्या दिया गया है। तो प्रणाम शीर्षक से प्रारंभ होने वाला, तो यहाँ पे रविंद्र बाबू नाम का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कविंद्र करके शब्द प्रयोग हुआ है। रविंद्र बाबू का चित्र सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर और फिर स्थूलता की ओर अग्रसर होता है। लेखिका सामान्य कथन के लिए प्राकृतिक दृश्यों का आधार ग्रहण करती है और रविंद्रनाथ ठाकुर की विशेषता को सामने लाती है। रविंद्र के 3 विभिन्न परिवेशों में देखने के चित्रण महादेवी जी करती है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी से वो 3 बार मिलती है या 3 बार उनको देखती है, इनका जिक्र इसमें किया गया है। तो यहाँ पे कितनी बार मिली थी, हो सकता है प्रश्न यहाँ पूछ ले, तो 3 बार। पद के साथ ही में कविंद्र रविंद्र के ब्रह्म रूप का शब्दों द्वारा हुआ चित्रण द्रष्टव्य है। मुख की सौम्यता को घेरे हुए वह रजत आलोक मंडल जैसे केश कलाप, मानो समय ने ज्ञान को अनुभव के उजाले झीने तंतु में काट कर उसमें जीवन का मुकुट बना दिया है। केशों की उज्ज्वलता के लिए दीप्त दर्पण जैसे माथे पर
समानांतर रहकर साथ चलने वाली रेखाएं जैसे लक्ष्य पथ पर हृदय के लिए विश्राम चिन्ह हो। तो ये उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर जी के लिए कहा है। महादेवी जी की सृजनात्मक रविंद्रनाथ पर लिखा गया प्रणाम में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिसमें स्मृति का सजग अंकन है तथा जिसके संबंध में कृष्णदत्त पालीवाल लिखते हैं, रविंद्रनाथ के महाप्राण पर लिखा गया महादेवी जी का यह प्रणाम स्मरण इतना प्रभावी सृजनात्मक है कि हिंदी का गद्य इस संपन्न सामर्थ्य से फूला नहीं समाता है। पूरा संस्मरण बिंब बहुल भाषा का उज्जवल नीलमणि से निर्मित लोक ही है। इसका दूसरा संस्मरण जो है मैथिली शरण गुप्त जी पर है, जिनकी अहो व कहो तुकबंदी पर मुग्ध महादेवी ने अपनी स्मृति का प्रमाण दिया है। गुप्त जी के प्रति महादेवी जी की गहरी आस्था थी, जिसका उल्लेख इन पंक्तियों में मिलता है। मैं गुप्त जी को कब से जानती हूँ, इस सीधे से प्रश्न का मुझसे आज तक कोई सीधा सा उत्तर नहीं बन पड़ा। प्रश्न के साथ ही मेरी स्मृति अतीत के एक धूमिल पृष्ठ पर उंगली रख देती है, जिस पर न वर्ष न तिथि आदि की रेखाएं हैं और न परिस्थितियों के रंग। केवल कवि बनने के प्रयास में बेसुध एक बालिका का छाया चित्र उभर कर आता है। इन पंक्तियों से महादेवी की स्मृति का प्रमाण मिलता है और उनकी स्मृति सृजन में उपयोगी सिद्ध हुई है। अगला जो संस्मरण है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर। तो महादेवी जी ने बहन सुभद्रा कुमारी को उनके कवि रूप में देखने से पूर्व सहज साख्य भाव से अपनी संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ अपना लिया था, जिस कारण यह रेखा चित्र अत्यंत जीवंत प्रतीत होता है। एक 7वीं कक्षा की विद्यार्थिनी एक 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्न करती है, क्या तुम कविता लिखती हो? दूसरी ने सिर हिलाकर ऐसी अस्वीकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गई। प्रश्न करने वाली ने इस स्वीकृति अस्वीकृति की संधि से खींचकर कहा, तुम्हारी क्लास की लड़कियां तो कहती ही थी है कि तुम गणित की कॉपी तक में कविता लिखती हो। दिखाओ अपनी कॉपी। और उत्तर की प्रतीक्षा समय नष्ट न कर कविता लिखने की अपराधिनी को हाथ पकड़कर खींचती हुई उसके कमरे में डेस्क के पास ले गई। नित्य व्यवहार में आने वाली गणित की कॉपी छिपाना संभव न था, अतः उसके साथ अंकों के बीच में अनाधिकार सिकुड़कर बैठी हुई तुकबंदियां अनायास पकड़ में आ गई। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो सुभद्रा जी थी वो 7वीं में पढ़ती थी और जो महादेवी वर्मा थी वो 5वीं में पढ़ती थी। तो एक बार जो है उनको पता चलता है कि ये भी कविता लिखती है, तो वो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम कविता लिखती हो, लेकिन ये जो है मना कर देती है कि नहीं, मैं कविता नहीं लिखती हूँ। एक हाँ नहीं का भाव जो है इनके चेहरे पर आता है। तो ये जो है कहती कि नहीं, तुम्हारी सहेलियों ने बताया है कि तुम तो गणित की कॉपी में भी कविता लिखती हो। तो इनसे वो कॉपी मांगती है और देखती भी है। तो यहाँ पर जब वो उनकी कॉपी में कविता देखती है तो कहती कि तुम अच्छा लिखती हो। फिर कहती कि सभी तो मतलब पूछते हैं और शिकायतें लगाते हैं, तो आपने मतलब ये बात क्यों कही कि मैं अच्छा लिखती हूँ? तो कहती कि नहीं, मुझे एक और साथी जो है मिल गई है मेरे साथ लिखने वाली, अब मैं अकेली नहीं हूँ। तो ये पूरी इस प्रकार से जो है घटना होती है। फिर अगला है कि इसके बाद ये चित्रण और मार्मिक है। तुमने सबसे क्यों बताया का सहारा उत्तर था, हमें भी तो यह सहना पड़ता है। अच्छा हुआ अब 2 साथी हो गए। तो जब उनको पता चलता है कि ये भी कविता लिखती है तो वो सबको बता देती है कि हाँ, ये कविता लिखती है। तो अब इस बात के लिए वो कहती है कि तुमने ये सबको क्यों बताया कि मैं जो है कविता लिखती हूँ। महादेवी वर्मा जी ने जो है ये प्रश्न किया। तो कहती है कि सबको जो है ये चीज सहना पड़ता है कि मैं कविता लिख रही हूँ, तो सब जो है मुझे भी डांटते हैं। अच्छा है ना कि अब हम 2 साथी हो गए, अब मैं अकेली नहीं हूँ। तो कितनी स्वाभाविकता है 2 बालिकाओं के संवाद में, बाल सुलभ विशेषताएं जो है यहाँ उभर कर आई है। इसमें महादेवी वर्मा जी की उच्च स्मृति उच्च शिखरों को जो है छूती नजर आ रही है। इसके बाद अगला जो संस्मरण है वो है निराला जी के बारे में। तो इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा की आत्मा रमी है। वे उन्हें राखी बंध भाई बनाने से लेकर उनके पारिवारिक, निजी तथा कलात्मक रूपी तक की मर्मोद्धारणी झांकी देती चलती है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए भाई निराला जी से पूछ बैठी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? पर आपने प्रश्न के उत्तर में
मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन तो हम ऐसे भुक्कड़ को भाई बनवाएगी। इसी प्रकार जिस दिन मैथिली शरण गुप्त निराला जी के अतिथि बने, उस दृश्य को भुला पाना स्वाभाविक नहीं। बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूल साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा हो। तो यहाँ पर इस संस्मरण में स्मृति की छाप जो है सर्वोत्कृष्ट होती है। उनका जनजीवन कैसा था इसके बारे में। अगला जो संस्मरण है वो है प्रसाद जी के बारे में। तो इसमें भी निराला जी की तरह न इतनी आत्मीयता पा सका है और न अपनी विविधता में ही इतना मुखरित हो पाया है। फिर भी महादेवी वर्मा की स्मृति की छाप इन पंक्ति से चलती है। मेरी हंसी देखकर या मुझे भारी भरकम नाम के विपरीत देख प्रसाद जी ने निश्चय हंसी के साथ कहा, अब तो महादेवी जी जान पड़ती। वैसे भी मैंने भी वैसे ही प्रश्न में उत्तर दिया, आप ही कहाँ कवि सम्राट कवि प्रसाद लगते हैं जो चित्र में बौद्ध भिक्षु जैसे हैं। यह उदाहरण महादेवी की स्मृति की सृजनात्मक उपयोग में सिद्ध करता है। तो यहाँ पर होता है कि ये कहानी अगर मैं बताऊं तो प्रसाद जी जो है महादेवी वर्मा जी प्रसाद जी से मिलने जाती है। तो वो जगह जगह जो है रिक्शे वाले को लेके पूछती हैं, बाहर जो है जब वो स्टेशन पे उतरती हैं तो वो सबसे पूछते हैं कि मुझे जयशंकर प्रसाद जी के घर जाना है। वो कविता लिखते हैं लेकिन कोई भी जो है उनको नहीं पहचानता है। बाद में उनको पता चलता है, जैसे कि आप जानते हैं कि उनको सभी सुगनी साहू के नाम से जानते हैं। तो सब फिर उनको कहते हैं कि सुगनी साहू के घर आपको जाना है, वो भी कविताएं लिखते हैं। तो इनको लगा कि पता नहीं किसके घर हमें छोड़ रहे हैं। बाद में इनको ज्ञात हुआ कि जयशंकर प्रसाद जी को सभी लोग जो है सुगनी साही के नाम से ये प्रसिद्ध है, उसी नाम से ये जाने जाते हैं, ना कि प्रसाद जी के नाम से। तो ये उनका प्रथम वार्तालाप है जब वो उनसे मिलते हैं। तो महादेवी वर्मा जी जब उनसे मिलती हैं तो देख के उनको हंसने लग जाती है प्रसाद जी को। तो वो कहते कि मेरी हंसी देखकर कि और मेरे भारी भरकम नाम के विपरीत जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आप तो महादेवी जान पड़ती हैं। तो वैसे ही उन्होंने भी प्रश्न कर दिया कि आप कौन सा कवि प्रसाद लग रहे हो, आप भी तो बौद्ध भिक्षु जैसे उसमें दिखते रहते हो चित्र में, लेकिन यहाँ तो इसके विपरीत दिख रहे हो। अगला जो संस्मरण है वो है पंत जी का। अपनी परिचयशीलता की स्वीकृति के साथ महादेवी वर्मा ने एक मनोरंजक प्रसंग द्वारा उसके आत्मारंभ की बात जो है उठाई है। तो उसमें इन्होंने कहा कि जब वे तीसरी कक्षा के बाल विद्यार्थी थे तभी उन्होंने अपने गोसाई दत्त नाम की कवित्वहीनता अखड़ने लगी। सुमित्रा नंदन जैसा श्रुति मधुर नाम अपने लिए खोज लेने वाली उनकी असाधारण बुद्धि ने जीवन और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। तो उन्होंने ही अपना नाम ये तीसरी कक्षा में ही यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बदल दिया। उनका नाम क्या था, गोसाई दत्त था, उन्होंने नाम बदला पंत जी ने। अगला जो है वो है सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में, जो संक्षिप्त होकर भी गहरी छाप छोड़ते हैं। कुछ नाटक, दुर्बल शरीर और कृष्ण हाथ पैर, लंबे उलझे रूखे से बाल, लंबाई के लिए सूखे मुख, होठ और विशेष तरह आंखों के साथ भाई सियाराम शरण ऐसे लगते हैं मानो ठेठ भारतीय मिट्टी की बनी पकी कोई मूर्ति हो, जिसकी आंखों पर स्निग्धता का गाढ़ा रंग फेर कर शिल्पी शेष अंगों पर फेरना भूल गया है। तो देखिए जितने भी इसमें रचनाकार हैं सभी का कद काठी कैसा है, सभी के बारे में इन्होंने बताया है। महादेवी वर्मा के पद के साथी के संदर्भ में यह कथन उल्लेखनीय है। जहां जहां उनके निरीक्षण में निकट परिचय, संवाद और हार्दिकता है, वहां वे बहुत सर्जनात्मक वृत्त रचती है। इस दृष्टि से निराला और सुभद्रा कुमारी चौहान का संस्मरण जितना बेजोड़ है, जयशंकर प्रसाद जी का और सियाराम शरण गुप्त जी का उतना ही कमजोर है। तो इसमें ये दो पक्ष जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और ये जो दो पक्ष है वो उनका कमजोर है, इसमें उतना ज्यादा नहीं है।
पथ के साथी के सभी चित्र यथार्थ की कठोर भूमि पर टिके रहकर सृजन की ऊंचाइयों का स्पर्श करने में समर्थ है, क्योंकि उनमें भावना, बुद्धि, कल्पना एवं विशिष्ट शैली का अद्भुत समन्वय है, जिससे सिद्ध होता है कि पथ के साथी स्मृति के सर्जनात्मक उपयोग से परिपूर्ण है। तो यहाँ जो है मैंने सारे कथन लिए हैं, तो इन कथनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से चर्चा करूंगी कि जितने इसमें कथन महत्वपूर्ण है पद के साथी के, वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।